नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। समतल, द प्लेन। समतल यानी द प्लेन समतल यानी द प्लेन। स्टूडेंट्स, समतल एक ऐसा पृष्ठ है समतल एक ऐसा पृष्ठ है जिसके किन्हीं दो बिंदुओं जिसके किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतः उस पृष्ठ में विद्यमान हो। Plane is a surface such that if any 2 points are taken on it, then the line segment joining these 2 points lies completely on the surface. इसका जो जनरल इक्वेशन होता है प्लेन का जनरल इक्वेशन कैसा होता है स्टूडेंट्स? थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रेट लाइन जैसा लिखता हुआ दिख रहा होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। स्ट्रेट लाइन की समझ रखने वाले को कभी प्लेन में मुश्किल नहीं आएगी। जैसे वहां पर मैंने किया था ऐसे मैंने भाग कर दिया था। तो आप देख पा रहे हैं यानी ए, बी और सी को निकालने के लिए स्टूडेंट मुझे 3 कंडीशनों की जरूरत है। यानी किसी समतल का समीकरण अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मुझे 3 कंडीशनों की जरूरत पड़ेगी, एक उस ए के लिए, एक उस बी के लिए और एक उस सी के लिए। यानी 3 प्रतिबंधों की आवश्यकता है। अतः समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए तीन प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए 3 प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। प्रतिबंधों की आवश्यकता का समीकरण ज्ञात करने के लिए 3 प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन वी रिक्वायर्ड 3 कंडीशंस। ठीक है, 3 कंडीशनों की जरूरत होती है मुझे किसी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए। गॉट इट? आर्टिकल फर्स्ट,
किसी बिंदु से गुजरने वाला समतल किसी बिंदु से गुजरने वाला समतल यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। अगर मुझे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है ना? x1 y1 z1 से गुजरने वाला समतल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए x1 y1 z1। मैं एक ऐसा प्लेन की इक्वेशन निकालने में इंटरेस्टेड हूं जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। माना समतल का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। प्रश्न अनुसार क्योंकि प्लेन x1 y1 z1 से गुजरता है तो सेटिस्फाई करेगा। और यहां से मैंने d की वैल्यू निकाली, मैं वापस दिखाता हूं। यहां से मैंने d की वैल्यू निकाली और d की वैल्यू क्या आ गई? देयरफॉर नंबर 1 क्या बन गया मेरा? यानी a कॉमन। तो आज से अगर मुझे कोई कह दे एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो किसी एक पॉइंट x1 y1 z1 से गुजरता है, तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसी होगी? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो किसी एक पॉइंट x1 y1 z1 से गुजरता है। किसी एक पॉइंट x1 y1 z1 से गुजरने वाला प्लेन इस प्रकार का होता है: a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। किसी एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाला प्लेन कुछ ऐसा है। तो किसी एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन कुछ इस प्रकार का है। समझ गए किसी एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन कैसा होता है? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। लास्ट 1 मिनट दे रहा हूं। फिर 1 मिनट दे देता हूं।
मेरे पास 1.5 घंटे हैं और पेज है मेरे पास 65। देखो कितने होते हैं 1.5 घंटे में 65 में से। तो ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो x1 y1 z1 से गुजरता है, अभी हमने देखा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ABC। थर्ड पॉइंट्स क्या होता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ABC। अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ABC मतलब ऐसे प्लेन, क्योंकि 3 कंडीशन चाहिए होता है। अगर मुझे एग्जैक्टली इक्वेशन निकालनी है कि एक ऐसा प्लेन निकालो जो 3 बिंदुओं से गुजरता है, इन 3 बिंदुओं से, तो उसकी इक्वेशन देखिए। अगर इस पॉइंट से गुजरने वाला जो, मुझे ऐसा प्लेन चाहिए जो A से गुजरे और B और C से भी गुजरे, ठीक है ना। और अगर A से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन मेरा क्या होगा? अभी समतल A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल टू 0। आप बस मुझे ABC बता दीजिए, मेरा समतल निकल जाएगा। ABC तो निकालना है मुझे। क्या मुझे ABC निकालना है कि नहीं? ये कौन सा प्लेन की इक्वेशन है? जो A से गुजर रहा है, क्योंकि जो मेरा प्लेन है वो A के साथ साथ B से भी गुजरे और C से भी गुजरे। यानी ये जो नंबर 1 प्लेन है ये B से भी गुजर रहा है और C से भी। और अगर ये प्लेन नंबर 1 B से गुजर रहा है तो B को भी संतुष्ट करेगा। चेक करो, क्या B को संतुष्ट करेगा? मतलब B सेटिस्फाई होगा। ऐसा ही बात है, क्योंकि ये जो समतल नंबर 1 है ये C को भी संतुष्ट कर रहा है, तो C को भी सेटिस्फाई करेगा। ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग। 3 इक्वेशन आ गई है। ABC का मुझे मान निकालना है, मेरा समतल निकल जाएगा ना। ये इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 आ गया है। आपने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ा है, और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था इक्वल टू 0 यानी इस टाइप का जो रैखिक समीकरण निकाय होता है उसे समघात यानी होमोजीनियस बोलते हैं। और जो समघात होता है उसमें या तो केवल शून्य हल या अशून्य हल प्राप्त होता है। बट मैं यहां ABC के शून्य हल में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये तो ना बोलोगे 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस बराबर 0। मैं किस हल में इंटरेस्टेड हूं? ABC की नॉन जीरो वैल्यू के लिए। तो होमोजीनियस सिस्टम में नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब अनंत हल। अनंत हल के लिए क्या करना पड़ता है? डिटर्मिनेंट 0। यानी अशून्य हल के लिए, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, अगर आप डिटर्मिनेंट का तरीका नहीं यूज करना चाहते तो इन दोनों को हल करके ABC निकालेंगे, उसको यहां रखेंगे। वी हैव डन। अदरवाइज अशून्य हल के लिए ABC में इक्वेशंस है, उसे सॉल्व करना है और आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। आपको जो तरीका इनमें से सही लग रहा है वो तरीका अपना लीजिएगा।
मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में हमने ये पढ़ा था, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन होमोजीनियस सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं था, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब डिटर्मिनेंट जीरो। नो सॉल्यूशन के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब शून्य के अलावा भी हल है, यानी अशून्य हल। तो अगर कोई मुझे ऐसा प्लेन निकालना है जो 3 पॉइंटों से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन आप इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ सम्राट। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, बढ़ूं आगे? वन वन जीरो वन टू वन -2 2 -1 से गुजरने वाला समतल ज्ञात करें। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी क्यू आर। Find equation of plane passing through PQR. Find equation of plane passing through PQR. तीन पॉइंटों से पास होने वाला प्लेन आपको ज्ञात करना है। नीचे y2 माइनस y1 होता है ना, तो किसी एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन कैसा होता है बताइए? रिक्वायर्ड प्लेन। जहां याद करना पड़े वहां गलती होने का चांस भी है। सीधा ये रहा मेरा रिक्वायर्ड प्लेन। प्रश्न अनुसार ये वो प्लेन है जिसे Q और R से भी गुजरना पड़ेगा। ये वो प्लेन है जो P से गुजरता है, और मेरा प्रश्न क्या कहता है कि ऐसा प्लेन जो आगे जाके Q और R से भी गुजरे, अगर वो आगे जाके Q और R से गुजर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो 1 -1 2 -1 1, अगला -2 -1 2 -1 -1। जी, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके ए और बी निकाल लें। -1 -1 -2, 0 + 3 = 3, 0 + 3 = 3, और इक्वल टू अगर मैं के ले लूं माना, तो ए क्या आ गया? -2k, बी -3k, और सी आ गया 3k। तो नंबर 1 में रख दें, -2
-3 के से भाग कर देंगे, -2x + 2 -3y + 3 + 3z. So 2x + 3y - 3z = 5. इक्वेशन 2 और 3 कैसे लिखी क्या अभी बताया क्या था उसमें? यही तो बताया था कि ये वो प्लेन है जो पॉइंट P से पास हो रहा है। आपको वो प्लेन चाहिए जो Q और R से भी पास हो। जब Q भी इस प्लेन के ऊपर है, R भी इस प्लेन के ऊपर है, तो सेटिस्फाई तो करेगा। तो इस Q को इसमें रख दिया, इस R को इसमें रख दिया, और इक्वेशन 2 और 3 प्राप्त हो गई। पहले तो आर्टिकल में समझा दिया ना मैंने, कब क्वेश्चन से समझाया? आर्टिकल में यही तो किया था कि नहीं? अगर एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन था जो 3 बिंदुओं से गुजरती है, और अभी हमने पढ़ा कि एक बिंदु से गुजरने वाला प्लेन कैसा होता है और 3 बिंदु से गुजरने वाला कैसे होता है। डिटर्मिनेंट के तरीके से कई बार बच्चा गलत कर सकता है, तो अब ऐसे ही सॉल्व कर लें, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना? वैसे ही क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं, क्योंकि आपको 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन है, तीनों पॉइंट पुट करके देख लोगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो आना नहीं है, मगर निकालते ऐसे हैं। अगर मुझे बोला जाए 4 बिंदुओं से गुजरने वाला प्लेन, क्या करोगे? 4 बिंदु से गुजरने वाला प्लेन निकालना हो तो क्या करोगे? पूछना चाह रहे हो? बोलो, पूछना चाहते हो? कुछ नहीं पूछना चाहते क्या? हाँ, 4 बिंदु से गुजरने वाला प्लेन अगर निकालना हो तो सब 3 बिंदु से आप प्लेन निकाल ही लोगे एग्जैक्ट। 3 बिंदु से गुजरने वाला केवल एक और केवल एक ही प्लेन होता है, यूनिक प्लेन आ जाएगा। अगर चौथा बिंदु से संतुष्ट कर गया तो हाँ सर यही प्लेन है। चौथा बिंदु संतुष्ट नहीं किया तो ऐसा कोई प्लेन नहीं होता जो इन 4 बिंदुओं से गुजरता है। जैसे 2 बिंदुओं से लाइन निकल जाती है, 3 बिंदु दे रखा है तो तीसरा सेटिस्फाई कर गया तो है, तीसरी इधर पड़ी है तो ऐसा कोई लाइन नहीं है। अच्छा, अगला समतल का अंतःखंड रूप। समतल का जिसने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है उसको याद आ रहा होगा कि ऐसा अंतःखंड रूप कहीं कहीं सुना है। क्या सुना था हमने? रेखा का अंतःखंड रूप। और वो क्या होता था? x/a + y/b = 1। बस ये भी वैसा ही होने वाला है, ठीक है ना? अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप का मतलब एक ऐसा समतल जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ कोई अंतःखंड A B C काट रहा है। अंतःखंड का मतलब मूल बिंदु से उतनी दूरी से क्रॉस हो रहा है। मान लीजिए एक प्लेन है जो x एक्सिस पर A लेंथ काटता है, y एक्सिस पर B लेंथ काटता है और z एक्सिस पर C लेंथ काटता है। यानी मूल बिंदु से दूरी इतनी दूरी से क्रॉस होता है। इस रूप को हम कहते हैं अंतःखंड रूप। माना एक ऐसा प्लेन है जो x अक्ष पे A लेंथ से जा रहा है, y अक्ष को B लेंथ से काटता हुआ जा रहा है और z अक्ष को C लेंथ से काटता हुआ जा रहा है। यानी मूल बिंदु से इतनी दूरी से गुजर रहा है। यानी एक तरह से 3 बिंदु से गुजरने वाला प्लेन। अरे यानी इन 3 बिंदुओं से ही तो पास हो रहा है।
अगर अंतःखंड एबीसी काट रहा है तो वी हैव डन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन तो अभी निकाला था, रिक्वायर्ड प्लेन। आपका जो प्लेन है क्योंकि वो ए से गुजर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, और वो प्लेन क्या हो जाता है, मैं अल्फा बीटा गामा ले लेता हूं क्योंकि मेरे को ए लिखना आदत है वहां। ये पॉइंट ले लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो क्या हो गया, ए एक्स माइनस अल्फा, बी वाई माइनस 0, सी जेड माइनस 0। सर ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन। कौन सा प्लेन, जो अल्फा 0 0 से पास हो रहा है। बट आपका प्लेन जो है वो सिर्फ अल्फा 0 0 से पास नहीं हो रहा, वो पॉइंट बी और सी से भी पास हो रहा है। तो इस प्लेन को आगे जाके बी और सी से भी गुजरना है तो ये सेटिस्फाई करेगा। ये वो प्लेन है जो ए से गुजरता है, ए से गुजरने वाला प्लेन ये है, बट यही प्लेन आगे जाके बी और सी से गुजरता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो प्रश्नानुसार अगर ये प्लेन आगे बी से गुजरता है तो बी को सेटिस्फाई करेगा, जो कि 0 बीटा 0 है, 0 बीटा 0 है, और साथ साथ 0 0 गामा से भी गुजरता है, 0 0 गामा से भी गुजरता है। सॉल्व कर दें सेकंड और थर्ड को और ए बी सी निकाल लें। ए अपॉन बीटा गामा माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। Therefore number 1 implies beta gamma into x minus alpha, alpha gamma into y minus 0, alpha beta into z minus 0। तो क्या हो गया, बीटा गामा x अल्फा गामा y अल्फा बीटा जेड इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, और दोनों तरफ अल्फा बीटा गामा से भाग करा तो यही तो अंतःखंड रूप था। अंतःखंड अगर ए बी काटता तब तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी आता, पर मैंने ए बी क्या है इनके गुणांकों को लिख दिया था, इसलिए अल्फा बीटा गामा नाम दिया। हाँ विद्यार्थियों, बैक करो, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ऐसा तो ना बैक कीजिए सर, प्लीज सर बैक करो, तब तो बात ही बैक करो। हैं लेवल तो है ही। जल्दी लिखे शाबाश। लेवल बढ़ गया है, वहां लेवल बढ़ेगा ही जब इंसान को पता लगता है कि अब मैंने जितना प्राप्त करना था यहां से प्राप्त कर लिया मैं इनको ये नहीं पता जितना प्राप्त किया वो पूरा नहीं किया। कई जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो तो आज भी जुड़े हुए हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते फंस जाते हैं, तो उनको आसपास में हम ही याद आते हैं वापिस।
सो बड़े देखिए, समतल का समीकरण जो अक्षों पर अंतःखंड -4, 2, 3 काटता है, find equation of plane whose intercept on coordinate axis are -4, 2 and 3। जो अक्षों पर -4 अंतःखंड काटने का मतलब एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड से काट जा रहा है, समझ रहे हो ना? अंतःखंड -4 का मतलब होता है कि अगर वो नेगेटिव साइड से जा रहा है तो -4 लिख देता है वो, जब मतलब मूल बिंदु से मगर दूरी 4 ही है। तो क्या आएगा, क्या है सॉल्यूशन? x अपॉन -4, अरे ये नहीं है अंतःखंड रूप, y अपॉन 2, z अपॉन 3 बराबर दोनों साइड -12 से गुना कर दिया। अरे लघुत्तम जो आया -12 से 3x, सब बच्चे पढ़ते रहे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों को बाद में जब इससे एसोसिएटेड टॉपिक पढ़ लोगे फिर भी दिक्कत आएगी, तो हम तो साथ में हैं ही। तब मान लो कि किसी इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे आप स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको पता है तो ये आपको और चीज दोबारा देखने में, अच्छा ये तो पता ही है, क्योंकि मैंने पहले पूछा तो इनको आधों को पता ही था, वो थोड़ा सा, ये लास्ट ही टॉपिक है ऐसा। अगला, एक समतल अक्षों को बता देंगे, एक समतल अक्षों को ABC पर मिलता है। ABC पर मिलता है जहां त्रिभुज ABC का केंद्रक PQR है, तब समतल का समीकरण एक समतल अक्षों को ABC पर मिलता है, एक ऐसा समतल है जो अक्षों को ABC पर मिलता है। ओके, एक समतल है वो अक्षों को ABC पे मिलता है, मतलब 3 पॉइंट ऐसे पता लग गए जहां से पास हो रहा है, बट वो आप अपनी मर्जी से चुनोगे तो उसको तो गायब करोगे, वो मेंशन थोड़ा है। अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, A plane meets coordinate axis at ABC। रफ डायग्राम बना के देखें, करो। अक्षों पर ABC पे मिल गया तो ABC आपके मानते ही प्लेन का इक्वेशन तो पता लग गया। थोड़ा रफ बनाओ, गलत सही कुछ करो। A plane meets coordinate axis at ABC such that centroid of triangle ABC is PQR। Such that centroid of triangle ABC is PQR, then equation of plane is। आपको क्या बोला है? एक प्लेन है, वो अक्षों को कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C पर मिलता है।
अगर ये A0 0, 0B 0 और 0 0 C है सपोज, तो रिक्वायर्ड प्लेन आपका कैसा हो गया? x बाई A, y बाई B, z बाई C बराबर 1। क्या यही नहीं है? आपको बोला है एक प्लेन है, वो अक्षों को कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C पे मिलता है। अगर वो अक्षों को 3 पॉइंट्स पर मिलता है तो इस प्रकार के प्लेन की इक्वेशन मुझे डायरेक्ट लिखनी आती है। तो मैंने प्लेन की इक्वेशन डायरेक्ट लिख ली। प्लेन की इक्वेशन डायरेक्ट लिखनी आती है। अब आगे क्या बोल रहा है? ये जो ट्राइंगल, अब ABC तो आपने अपनी मर्जी से चुना है, बट उसने बताया है कि ये ABC पॉइंट कौन से हैं। ये ऐसे ABC पॉइंट है कि ट्राइंगल ABC का जो केंद्रक है वो कितना है? PQR, यानी PQR पता है अपने को, तो इसका केंद्रक होता क्या है? वैसे इस ट्राइंगल ABC का केंद्रक क्या है? A प्लस 0 प्लस 0। ये हमने स्ट्रेट 2D में पढ़ा है। 0 प्लस B प्लस 0 आपने बचपन में भी पढ़ा है और IM में भी आपको पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया है ना, और आपने पढ़ा है B इज इक्वल टू 3Q, C इज इक्वल टू 3R। तो नंबर 1 में रख दें x अपॉन 3P, y अपॉन 3Q, z अपॉन 3R। केवल उतना ही करना है जो जो गिवन है। सिर्फ आपने गिवन इंफॉर्मेशंस को पेज पे उतारने लग गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है? बस वही, सबसे पहले प्लेन अक्षों को ABC पे काटता है, वहां से मैंने प्लेन लिख दिया। अगली बात की ट्राइंगल ABC का केंद्रक ये है, मैंने उसको यूज कर लिया, और दैट्स इट। तो लिखें समतल का समीकरण जो दिए बिंदु से गुजरता है तथा अभिलंब दिया है। या दिए सदिश के, अच्छा ठीक है, अभिलंब दिया है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू गिवन वेक्टर। यानी आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है प्लीज, जो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और उसका नॉर्मल वेक्टर आपको दिया है। मतलब कि ऐसा वेक्टर दिया है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और आपको इसकी इक्वेशन पता है और ये प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है। अब आप जानते हैं, मतलब ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है,
और ये मार्कर की इक्वेशन आपको पता है, ठीक है ना। अब आप इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसे ज्वाइन करने वाला वेक्टर, जब ये मार्कर पूरे बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो इस बोर्ड पे बनने वाली हर लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपने इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट लिया जैसा अभी तक आप लाइन में कर रहे थे। सो वेक्टर AP इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, जो कि आपको दिया है। सो वेक्टर R माइनस वेक्टर A, जो कि वेक्टर AP का समीकरण है, डॉट वेक्टर n इज 0। सो ये इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। अगर वेक्टर R को मैं ऐसा लिखता हूं, प्लीज एक सेकेंड नोट कर लेना, और ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल के दिक् अनुपात मुझे पता होंगे, A1I, A2J, A3K डॉट N1I, N2J, N3K। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके मान लो कोई के डी आ गया, सॉल्व करके कुछ आएगा, ये भी स्केलर्स हैं, ये भी स्केलर्स हैं, n1 n2 n3 कोई क्वांटिटी है। अरे n1 n2 n3 कोई फिक्स नंबर है ना। तो आप एक चीज देखिए ध्यान से, XYZ के गुणांक क्या है। अरे आएगा तो ये A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3, आप वैसा लिख देना, मेरे पास थोड़ा जगह का इशू था इसलिए मैंने D लिख दिया। तो ये XYZ के गुणांक क्या है, N1 N2 N3, और N1 N2 N3 क्या है, किसके दिक् अनुपात है, नॉर्मल के, अभिलंब के। यानी आज से जो आपके पास प्लेन की इक्वेशन होती है ना, जैसे थोड़ी देर पहले निकाली थी आपने 2x प्लस 3y ऐसे टाइप की, तो जो XYZ के गुणांक हैं वो इस प्लेन के नॉर्मल के दिक् अनुपात है। जो भी आपके पास प्लेन की इक्वेशन है उसमें XYZ के जो गुणांक आएंगे वो क्या होंगे, दैट इज नथिंग बट डायरेक्शन रेशियो ऑफ इट्स नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन के नॉर्मल है। अरे आप देखिए ना, कंपेयर कीजिए, XYZ के गुणांक आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। ये D की जगह आप तो A1 N1 वगैरह लिख देना चाहो तो, ठीक है ना। मैंने D लिख दिया नाम। D मतलब कुछ करके, कुछ सॉल्व करके, जैसे I=5 नहीं आया था थोड़ी देर पहले, वो तो सॉल्व करके कोई 5-7 आ जाएगा जो आना होगा। क्या खरीदारी करके आ रहे हो? हो गया, वेरी गुड। तो नोट लिख लें, यदि AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0 समतल का समीकरण है,
तब ए बी सी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। If ax plus by plus cz plus d is equation of plane, then ABC are direction ratios of its normal, are dr of its normal, दिक् अनुपात है। Okay, got my point? टू आई प्लस 3j माइनस 4k से गुजरने वाला समतल ज्ञात करें जो सदिश दिस के लंबवत है। Find equation of plane passing through point this, या passing through point with position vector this. Find equation of plane passing through point with position vector this and perpendicular to vector this. यानी आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट ए से पास हो रहा है और जिसके परपेंडिकुलर के दिक् अनुपात ये रहे। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए पी और वेक्टर एन आपस में परपेंडिकुलर हैं। एन क्या है? 2i माइनस जे प्लस 2k और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 4 माइनस 3 माइनस 8। एक तो ये हो गई, तो ये तो है वेक्टर फॉर्म। और कार्तीय रूप ये आ गया कार्तीय रूप। तो आप कार्तीय रूप भी देख सकते हो और सदिश रूप भी देख सकते हो प्लेन का। एक ऐसा प्लेन निकालना था जो पॉइंट ए से पास हो रहा था और उसके नॉर्मल वेक्टर मुझे दिया हुआ था। प्लेन का इक्वेशन निकालना था आपको जो इस पॉइंट से पास हो रहा था। आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने कितना बोला है कि आप ऐसे रफ बनाते रहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। रफली डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। रफ नहीं बनाओगे तो समस्या आएगी। रफ थोड़ा सा बनाना पड़ेगा जिसमें आप कहोगे ऐसा ये पता है, ये परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इस प्रकार से अपने आप को बताना पड़ेगा। नहीं हुआ क्या? हो गया? वेरी वेरी गुड।
सो एक क्वेश्चन लिखें, मूल बिंदु से समतल, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर the foot of perpendicular drawn from origin, the foot of perpendicular drawn from origin to the plane is 4 minus 2 minus 5. Find equation of plane. प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या पता लग जाए तो बात बन जाए? एक तो प्लेन कहां से गुजर रहा है और उसका नॉर्मल वेक्टर क्या है. वी हैव डन. रफ डायग्राम बनाओ. 30 सेकेंड आपके पास है, तब तक रफ डायग्राम नहीं बनाएंगे, इंतजार मेरा करोगे तो एग्जामिनेशन हॉल के बाद अपने आप को या मुझे गालियां ही दोगे. मेरे पास कवच है, मुझे दोगे वापस लग जाएगी तुम्हें स्क्वायर क्यूब होकर. तो सोच लेना. तो मैं कह रहा हूं रफ डायग्राम बनाओ, समझ आ जाएगा. क्या बोला है? मूल बिंदु से समतल पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसका जो फुट है वो आपको पता है. तो बताइए प्लेन कहां से गुजर रहा है? ए से गुजर रहा है. और इसका नॉर्मल क्या है? वेक्टर ओ ए. दैट्स इट. वेक्टर एन है वेक्टर ओ ए. ओके. वेक्टर ए जहां से पास हो रहा है, प्लेन की इक्वेशन वेक्टर आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन. 4i माइनस 2j माइनस 5k, 16 प्लस 4 प्लस 25. एक तो ये आ गया और दूसरा 4x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू 45. ऐसा या तो वेक्टर फॉर्म में देख लो या फिर कार्टेशियन फॉर्म में देख लो, आपकी इच्छा है. अगला प्रश्न हम क्या करेंगे? हम अपनी कॉपी में खुद लिखेंगे. माना वेक्टर एन. ये क्वेश्चन हम खुद लिखेंगे. लेट वेक्टर एन बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड. माना वेक्टर एन का मापांक 2√3 है. होगा कोई लेंथ, अपने को क्या करना. ठीक है. माना वेक्टर n का मापांक, लेट वेक्टर n बी अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3. ओके. सच दैट इट मेक्स. माना वेक्टर n का मापांक 2√3 है तथा यह इस प्रकार है कि such that it makes equal acute angle with coordinate axis. तथा यह इस प्रकार है कि
कि यह अक्षों के साथ समान न्यून कोण बनाता है, such that it makes equal acute angle with coordinate axis. वेक्टर एन के बारे में हमें एक तो बता दिया है इसकी लेंथ क्या है, दूसरा बता दिया ये एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्स के साथ वो एंगल जो एंगल बना रहा है वही वाई के साथ वही जेड के साथ। कोई वेक्टर एक्स वाई और जेड के साथ एंगल बनाता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, दिमाग में क्या आता है? कोई ऐसा रिजल्ट आपको पता है एंगल बनाने वाला रिजल्ट? समथिंग स्क्वेयर प्लस समथिंग स्क्वेयर प्लस समथिंग स्क्वेयर इक्वल टू समथिंग, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, जब एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहा था। बट यहां सारे अल्फा 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 बोले हैं। ओके, आगे अगली लाइन लिखो। समतल का समीकरण ज्ञात करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। जो बिंदु 1 -1 2 से गुजरता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 -1 2, तथा फाइंड समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 -1 2 से गुजरता है, तथा वेक्टर एन के लंबवत है, और आपको प्लेन के लिए दो ही, एंड नॉर्मल टू वेक्टर एन। आपको प्लेन की इक्वेशन के लिए दो ही बातें चाहिए होती है, एक तो प्लेन कहां से गुजर रहा है और इसके नॉर्मल। तो कहां से गुजर रहा है वो तो पता है, कहां से गुजर रहा है 1 -1 2, कहां, मतलब मुद्दा ही वेक्टर एन निकालना है, बस वेक्टर एन निकल जाए अपना काम हो गया, यही तो है, यही है ना। अच्छा, किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है बता दीजिए मुझे। सपोज वेक्टर ये रहा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, मैं यूज क्या करना चाहता हूं, मैं क्या यूज करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, मुझे पता क्या है, एलएमएन पता है, यहां एलएमएन तीनों ही कॉस अल्फा है, इक्वल एक्यूट एंगल। अरे जो वेक्टर एन है वो एक्स के साथ जो एंगल बनाता है वही वाई के साथ बनाता है, वही जेड के साथ बनाता है, यानी एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बराबर 1 इंप्लाइज 3l स्क्वेयर बराबर 1। इसका मतलब l बराबर 1/√3। क्यों? एक बात और कही है, एक्यूट एंगल और कॉस 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है। भाई न्यून कोण भी तो बोला है, न्यून कोण मतलब 0 से 90 डिग्री तक, और 0 से 90 डिग्री तक कॉस हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो एल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अच्छी बात है ये भी। और आप ये भी जानते हैं किसी वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूं, आखिर मुझे इसे एल बनाना है तो लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? अगर मुझे एलएमएन का यूज करना है तो अरे एक्स वाई जेड था, एक्स अपॉन मॉड आर, वाई अपॉन मॉड आर, वही तो थे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। सो वेक्टर एन इज इक्वल टू, ये आया 2√3, ये है एल, सो एल है 1/√3 1/√3 1/√3, तो ये क्या बनेगा 2i 2j 2k। विद्यार्थियों तो यहां मेरा n आ गया है, और n आते ही वी हैव डन।
ध्यान पूर्वक देखिए, सिर्फ वेक्टर एन ही तो निकालना था। आपको कुछ बातें बता रखी थी वेक्टर एन के बारे में। वेक्टर एन एक ऐसा वेक्टर था जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ अगर अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तो एलएमएन आपको दे रखा है, बट यहां बोला तीनों ही अल्फा है। एक बात तो ये बताई, दूसरा बोला एक्यूट है। हाँ, फरमाइए। अब वेक्टर एन पता लग गया, पॉइंट पता लग गया, अब प्लेन और तुम्हारे बीच में कौन आ सकता है? अब निकाल लोगे ना प्लेन का समीकरण? वन माइनस वन टू, प्लेन की इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 माइनस 2 प्लस 4, सो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 2। तो ये मेरा आंसर है, ध्यान पूर्वक देख लें। सर पॉइंट का यूज कहां पर हुआ? ये तो रहा यूज, अब प्लेन की इक्वेशन निकालने में यूज होगा ना। एन के बारे में जब बताया अब तो पहले बता दिया, उसके बाद प्लेन की इक्वेशन निकालने में तो पॉइंट का इस्तेमाल होगा ना भाई। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सर और कितना बाकी है? ये क्या मतलब हुआ? कल तो शुरू हुआ है, और कितना बाकी है मतलब? तेज तो नहीं चल रहा हूं ना मैं? एकदम आराम आराम से चल रहा हूं? नहीं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, कौन है ये? इसका सिलेबस पूरा हो गया लग रहा है। दो समतलों के मध्य कोण, दो समतलों के मध्य कोण
एक प्लेन ऐसा है, एक प्लेन इस प्रकार है, और अब आपको बोला है इनके मध्य का एंगल निकालना है। एक ब्लेड ऐसे जा रहा है, एक ब्लेड ऐसे जा रहा है, इनके बीच का एंगल निकालने को आपको बोला हुआ है। ओके, और जैसे ही ये प्लेन पता है, आपको इसका नॉर्मल पता लग जाएगा। इसका नॉर्मल भी पता लग जाएगा। ओके, पता लग जाएगा कि नहीं? अरे भाई, अगर आपको प्लेन का इक्वेशन दिया है तो इसके बीच में आपको नॉर्मल जरूर पता लग जाएगा। और आप देख रहे हो इन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है, उनके नॉर्मल्स के बीच में भी वैसा ही एंगल होगा। दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि होना ही है। वो तो ऐसे नहीं भी करते तो भी वैसे ही होना है। मजा तब आता अगर 3D इमेज दिख जाती आपको। वैसे ये तो दिख रहा है कि ये जब इकट्ठा ऐसे सीधा होगा तो ये भी सीधा हो जाएगा, वो तो बड़े आराम से दिख रहा है। और वैसे भी जो एंगल होता है उसे एंगल कहा जाता है कि इस पॉइंट से या तो दोनों डाइवर्ज कर रहे हो या इसकी तरफ दोनों कन्वर्ज कर रहे हो। तो इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इनके बीच में जो एंगल है। सो दो प्लेन्स के बीच में वही एंगल होता है जो उसके नॉर्मल के बीच में होता है। तो अगर आपके पास कोई दो प्लेन ऐसे दे रखे हैं, और दूसरा प्लेन ऐसा दे रखा है, तो एंगल बिटवीन P1 एंड P2 जब आप ऐसे पढ़ने लग जाते हो ना, कितनी देर और पढ़ना पड़ेगा, कितना बाकी है, तो आपको समझ आने का प्रक्रिया आपकी कम हो जाती है, वो वैसे ही कम हो जाती है। तो ऐसे एक्टिव होके पढ़ो क्या। तुम तो अभी बोल रहे हो कब पढ़ोगे। मुझे इसके बाद 2 से लेकर 7:30 तक पढ़ाना है। हमारा पता नहीं क्या। तुम पैदा होते ही इतने थके हुए क्यों हो, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। P1 और P2 के बीच में वही एंगल होगा, तथा N1 तथा N2 के मध्य कोण समान होगा। तो क्या है, और एंगल कैसे निकलेगा? क्योंकि एंगल निकालने में मुझे हमेशा वेक्टर फॉर्म में मैं इंटरेस्टेड रहता हूं। आपको हमने स्ट्रेट लाइन में भी यही बात बोली थी। मैं हमेशा एंगल निकालने में वेक्टर फॉर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं, तो मैं उसी फॉर्म की तरफ बढ़ूंगा। और अगर कोई सोचता कि सर इसे कार्टेशियन फॉर्म में, तो N1 डॉट N2 क्या होगा? वो इनका डॉट प्रोडक्ट बटा अंडर रूट ऑफ दिस अंडर रूट ऑफ दिस, वो तो यही होना है ना। अरे N1 N2 वालों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। मन में ऐसा सोच, वाओ कितना आसान है। 10 क्वेश्चन आए थे, देखो वाओ। P1 तथा P2 के मध्य कोण ज्ञात करें।
ये जो बच्चे जिसके अंदर से अभी वाव की आवाज आ रही थी, मतलब वो अभी तक क्लास में बैठे हैं और जिंदा बैठे हैं। x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई प्लस z, 2x माइनस वाई प्लस z बराबर 15। टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 15 और x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल 9। बिल्कुल, इन दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालें। सर दो प्लेन के बीच में वही एंगल होगा जो इनके नॉर्मल्स के बीच में होगा। और बताइए पहले का नॉर्मल क्या है? 1 1 2। दूसरे का नॉर्मल क्या है? 2 माइनस 1 एंड 1। नाउ वेक्टर n1 डॉट n2 इज मॉड n1 मॉड n2 cos थीटा। और डॉट प्रोडक्ट निकालें इसका। 2 माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1 cos थीटा। और ये देखिए 3 बटा रूट 6 गुना रूट 6 6 होता है cos थीटा। और cos की वैल्यू आधी कितनी होती है? पाई बाय 60 डिग्री, मतलब जो भी है 60 डिग्री को जैसे भी लिखना है लिख देना जी। ओके, सो cos थीटा आधा आ चुका है। तो आप देखिए कितना साधारण था। अगर दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तो वही एंगल है जो उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल है। और मैं हमेशा नॉर्मल फॉर्म में ही एंगल निकालने में इंटरेस्टेड रहता हूं जी। जल्दी, शाबाश। तो थीटा बराबर पाई बाय 3, पाई बटा 3। सो दिस इज माई आंसर। मैं अगले की तरफ बढ़ता हूं। हाँ विद्यार्थियों, बढ़ूं आगे? वेरी वेरी गुड। बिंदु 1 1 माइनस 1 से गुजरने वाला समतल। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 माइनस 1। क्या और पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। क्या और पता लग जाए तो बात बन जाएगी। इसका नॉर्मल वेक्टर सर बता दो बस, बाकी तो हम देख लेंगे। तथा समतल बिंदु दिश से गुजरने वाला समतल ज्ञात करो जो P1 P2 के लंबवत है। Find equation of plane passing through this point and perpendicular to these two planes। रफ डायग्राम कैसे ट्राई करें? क्या करेंगे? आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी। ये रहा प्लेन। सर इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। सर इसका नॉर्मल बता दो, मजा आ जाएगा। एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर, सर एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर दे रखा है। प्लेन दे रखा है, उसका नॉर्मल पता लग गया। सब प्लेन दे रखा है, उसका नॉर्मल पता लग गया। और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसके लिए नॉर्मल का काम कर जाएगा कि नहीं? अरे वेक्टर एन क्या होगा? n1 क्रॉस n2। बस n निकल गया।
ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और इसके दो परपेंडिकुलर प्लेन आपको दे रखे हैं, प्लेन दे रखे हैं तो उनके नॉर्मल्स पता है, आपको ये दे रखा है, ये निकालना है। क्या करो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का मतलब ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के लंबवत है। ए क्रॉस बी का मतलब वही तो होता है, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के लंबवत हो, वो ए क्रॉस बी होता है। सो बस क्या था, रफ डायग्राम में मैंने देख लिया, तो मेरा N1 क्या है, 1 2 3। मेरा N2 क्या है, 2 - 3 4। तो वेक्टर N क्या हो गया, 1 2 3 2 - 3 4। तो क्या आएगा, I इंटू 8 + 9 4 - 6 -3 - 4। ऐसा वेक्टर एन आ चुका है। सो ऐसा प्लेन निकालना है जो इस पॉइंट से पास हो और जिसका नॉर्मल वेक्टर ये रहा। सत्रह +2 +7, तो 17x + 2y - 7z = 26। ट्राई करें जरा आंसर चेक करके। 17x + 2y - 7z = 26 एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। देख पा रहे हो आप, रफ डायग्राम बना दिया, काम हो गया। ठीक है ना? हाँ विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर हो जाऊं? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। जोश से भरे हुए स्टूडेंट देख के अच्छा लगता है। नहीं, बढ़ू ना आगे। वेरी वेरी गुड। बाईस। क्वेश्चन लिखे हैं, बिंदु 2 1 - 1 -1 3 4। ये पिछले वाला क्वेश्चन है। इस बिंदु से गुजरने वाला प्लेन सर, ये वो प्लेन है जो मुझे चाहिए, ये वो प्लेन है जो इस बिंदु से गुजर रहा है। अगर एक भी बिंदु पता हो तो आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो। सर ये रहा वो प्लेन, ऐसा ही बोला है जो मुझे चाहिए। अब आपको बोला है ये प्लेन और ये प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, और ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है, तो जो इनके नॉर्मल्स हैं वो भी परपेंडिकुलर है, यानी डॉट प्रोडक्ट 0। प्रश्न अनुसार ये दोनों परपेंडिकुलर, और इसका नॉर्मल क्या है, एक्स वाई जेड के गुणांक एबीसी, इसके 1 2 3 1 2 3, इसके सॉल्व करके एबीसी निकल जाएगा। वी हैव डन। ऐसे भी कर सकते हो आप।
अगर आप दूसरे फॉर्म में चाहते हो, उस रूप में नहीं चाह रहे हो तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन के साथ जा सकते थे। एक बिंदु से गुजरने वाला प्लेन बोलते ही मेरे दिमाग में ये वाला प्लेन आ गया, और ये वो प्लेन है जो आगे जाके पहले प्लेन के भी नॉर्मल, दूसरे प्लेन के भी नॉर्मल परपेंडिकुलर, और दो प्लेन परपेंडिकुलर जो इनके नॉर्मल्स हैं, यानी जो इनके अभिलंब हैं, वो भी तो परपेंडिकुलर ही होंगे। सहमत? हाँ विद्यार्थी गणों, सहमत और नॉट? वेरी गुड। सर आज आप आ रहे थे, सो देखिए आगे बढ़ू, आगे बिंदु ए बी से गुजरने वाली समतल का समीकरण जो P1 के लंबवत है। Find equation of plane passes through AB. Find equation of plane passes through AB and perpendicular to plane P1. हाँ, तो आप कैसे भी देख सकते हैं। पहले वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो ये देखिए, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। एक ऐसा प्लेन है जो ए और बी से गुजरता है, ओके, और इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन दे रखा है। अगर ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल है वो इस प्लेन के पैरेलल हो गया कि नहीं? और ये पूरे प्लेन के पैरेलल है तो इस प्लेन पे बनने वाले हर वेक्टर के भी पैरेलल है। और ये अगर n1 है, ये वेक्टर ए बी है, तो आपको ये कैसे मिलेगा? वेक्टर n कैसे मिलेगा? वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर n1। ध्यान से एक बार विचार कीजिए, 1 मिनट बाद में बात करता हूं। सॉल्व बाद में करना, समझना तो आपको ऐसे ही है पहले, तभी वहां 3D क्वेश्चन होंगे। सॉल्व थोड़ा ना करना, सॉल्व तो बाद की बातें हैं। सॉल्व तो जिसकी स्पीड जैसी है वो करेगा वैसे, बट आपको ये समझना, अच्छा ये दिया है, पहले ये निकाल लूंगा, फिर इससे ये पता लग जाएगा। 3D इसी तरीके से सबसे प्रॉपर तरीके से हो सकती है। पुराना इतिहास बता रहे हैं कि ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे कारगर तरीका रहा था, वरना तो इतनी सारी टाइप हो जाएगी। आ गया ना, पता लग गया ना? हाँ विचार कर लो, विचार हो गया है तो अच्छी बात है। आपको एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट से पास हो तो भी आपको बस अब नॉर्मल की जरूरत है, प्लेन पता लग जाएगा। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन दे रखा है, प्लेन दिया हुआ है तो उसका नॉर्मल आपको पहले ही पता है, तो ये नॉर्मल पता है। 2 पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करके अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो ये जो नॉर्मल है ये पूरे प्लेन के पैरेलल है। प्लेन के पैरेलल मतलब प्लेन में बनने वाले हर वेक्टर के भी पैरेलल। तो 2 पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इनका नॉर्मल आ जाएगा।
इनका नॉर्मल, जो प्लेन के लिए भी नॉर्मल का ही काम करेगा। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है, मेथड नंबर जो 2 कहता है, वो 2 1 -1 से गुजरने वाला प्लेन, 2 1 -1 से गुजरने वाला प्लेन। प्रश्नानुसार ये वो प्लेन है जो आगे जाके बी से भी गुजरता है। तीसरी बात, प्लेन नंबर 1 और गिवन प्लेन 1 तथा P1 लंबवत है। अरे 1 और P1 लंबवत है, इससे क्या पता लगा? अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हैं। दो प्लेन परपेंडिकुलर तो नॉर्मल परपेंडिकुलर, यानी डॉट प्रोडक्ट 0। तो इसके तो नॉर्मल है ABC, इसके 1 -2 4, तो A इंटू 1, B इंटू -2, C इंटू 4। अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके आठ प्लस 10 -12 -5, 6 -2। तो यहां से अब आप ABC निकाल लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। -36 और -36 और -17 और 4 -49। आंसर देखें, ये ऐसा कुछ कह रहे हैं, 18x - 17 + 17y + 4z = 14। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये देखें, यहां से वेक्टर n निकलेगा, वेक्टर n निकलेगा कि नहीं? व्हाट इज वेक्टर AB? -3i + 2j + 5k। -3 2 5। और वेक्टर n1 क्या है? समझ आ गया? पहले के अर्थ नहीं आया तो कोशिश करोगे तो कुछ नहीं है। जो ऐसे इसको एक बार, तो कई स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि जब यहां नहीं पता लगता, घर पे एक बार पढ़ते हैं आ जाता है। और घर पे तो पढ़ोगे ही ना, पढ़ना पड़ेगा। सॉल्व करके n आ गया, n आ गया, A दे रखा है। और कौन से मंत्र पढ़ने हैं? A किसी भी पॉइंट को उठा लो, वो A है तुम्हारा। नॉर्मली हम पहला पॉइंट ही उठाते हैं। चलो ठीक है, अब कल मैं इसे कंप्लीट करूंगा। अब आज तो नहीं होगा ये, तुम्हें जबरदस्ती भी कैसे कराऊं।